घंटा समझा दो कि जो दो अगला फिर मेरे +1 का बैच है, स्पेशल आ जाओ शाम को मेरे घर। अच्छा एवरीबडी नाउ लुक, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज आपको अपनी अटेंशन 100 से 200% क्लास में देनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है मैं ट्राई करूंगी अपनी तरफ से समझाने के लिए, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, एक क्लिक करने की बात होती है, क्लिक कर जाए तो 1 मिनट में समझ आ जाता है, और क्लिक ना करे तो शायद कई बार हम 10 बार भी उस चीज़ को समझने के बाद नहीं समझ पाते। लेकिन हम अगर थोड़ा सा अटेंशन पे करेंगे तो चीज़ हो सकता है समझ आ जाए, ठीक है। सो द टॉपिक नेम इज वेरिएशन of conductivity kappa and molar conductivity with dilution. A very very important topic, and not just because I'm saying, मैंने सैम्पल पेपर्स को कितना क्लोजली देखा होगा, इतने साल हो गए हैं, बट कोई क्वेश्चन जो बार बार हर साल रिपीट होता है तो ऑब्वियसली वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है या टॉपिक कह रहा है कि आपने पढ़ा था कि कंडक्टिविटी एक चीज़ होती है, और मैंने कल बहुत आपको समझाया था कि कंडक्टिविटी, बच्चों को ना फॉर्मूला पूछोगे बच्चे बता देंगे कि कंडक्टिविटी इज 1/ρ। लेकिन जब मैं बच्चों को कंडक्टिविटी का फिजिकल मीनिंग पूछती हूँ, या अगर मैं ना भी पूछूं, जब ऐसा सा क्वेश्चन आएगा कि कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, तो वो आंसर कर ही नहीं सकेंगे जब उनको पता ही नहीं होगा कंडक्टिविटी क्या है। तो कल मैंने तुम्हें बोला था कि पहले तो इस बात को समझ लो कि कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि तुमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना है सॉल्यूशन का। जैसे मान लो ये NaCl का सॉल्यूशन है आकाश, ये टोटल NaCl का सॉल्यूशन है नैतिक, तो आपने इसमें से सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना है, क्योंकि जब आप सिर्फ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हो तो उस वक्त ये जितनी भी बिजली को कंडक्ट करेगा, आप एमीटर वोल्टमीटर लगा के करंट की वैल्यू मेजर करोगे तो उस वक्त ये जितनी भी वैल्यू दे रहा होगा वो कंडक्टिविटी कापा होगी। I again repeat before we do this topic कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ेगा, डाइल्यूशन होता क्या है, एंड बाय दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। कमिंग टू दैट, सबसे पहले मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप इस बात को अपने दिमाग में, अपने जहन में हमेशा के लिए बिठा लो कि जब भी कापा या कंडक्टिविटी का जिक्र आएगा तो 1/ρ उसका फॉर्मूला है, वो आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए काम आएगा। लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग है कि अगर मैंने कोई नमक का सॉल्यूशन बनाया है, उसमें से मेरे को 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना है, मेरे को पूरे वॉल्यूम में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मुझे कितने वॉल्यूम में इंटरेस्ट होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि कंडक्टिविटी का मतलब ही यही था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब इतनी लेंथ हो वायर की 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर हो, यानी कि इन ओवर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर हो। ओके, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि एक टर्म होती है मोलर कंडक्टिविटी। आकाश, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप ध्यान दोगे। मोलर कंडक्टिविटी के लिए मैंने तुम्हें बोला था कि वॉल्यूम फिक्स नहीं है, 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, बट आपको उतना वॉल्यूम लेना पड़ेगा जिसमें जब तक कि 1 मोल ऑफ द आयंस ना आ जाए। अगर आप मोलर कंडक्टिविटी को रिकॉल करो तो मैंने बोला था कि मोलर कंडक्टिविटी, अगर ये कंडक्टिविटी है तो मेरे को इसमें तब तक वॉल्यूम डालना पड़ेगा जब तक कि उसके अंदर 1 मोल ना आ जाए, जब तक कि उसके अंदर क्या ना आ जाए। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बना था कि कापा कंडक्टिविटी को हमने उतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है जब तक कि उसके अंदर कितने मोल्स ना आ जाए, 1 मोल। ये दोनों फॉर्मूलाज हमने कल करे, इनके न्यूमेरिकल करे। आज है इनकी डिस्कशन। टॉपिक कहता है कि अगर मेरे पास ये कंडक्टिविटी है किसी सोल्यूशन की, किसी भी सोल्यूशन की, एक मैंने सोल्यूशन बनाया NaCl का, इसमें 4 मोल्स ले लिए NaCl के, सारे ध्यान से देखना। नैतिक, इस टाइम मैंने कितना वॉल्यूम लिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली ये जो कंडक्टेंस आ रही है कितने मोल्स की वजह से आ रही है, 4 मोल्स। तो यानी कि ये जो भी वैल्यू आ रही होगी कंडक्टिविटी होगी। मैं कैसे क्लेम कर सकती हूँ कि ये कंडक्टिविटी होगी, इसलिए नहीं कि इसके अंदर 4 मोल्स आ रहे हैं, 10 मोल आ रहे हैं, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है। अब टॉपिक कहते हैं कि अगर मैं इसकी डाइल्यूशन कर दूं, डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी डालना, नमक नहीं डालना, नमक उतना ही है 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना था। अब मैंने इसकी डाइल्यूशन कर दी, पानी डाल दिया। जैसे ही तुम डाइल्यूशन करते हो यानी कि तुम पानी डालते हो, पानी डालने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब मुझे कौन बताएगा कि कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, विल इट इंक्रीज, विल इट डिक्रीज, और विल इट रिमेन कांस्टेंट।
माई क्वेश्चन इज कि तुम्हारे पास एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन था, उसमें कुछ तो आयंस थे, मैंने 4 ले लिए, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले ली और मैंने बोला कि उस वक्त जो कंडक्टेंस आ रही है 4 मोल्स की वजह से वो कंडक्टिविटी है। और वो कंडक्टिविटी क्यों है? इस वजह से नहीं कि उसके अंदर 4 मोल्स हैं, बिकॉज इट इज ड्यू टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे तुम इसके अंदर पानी डालोगे डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब ही यही होता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन ऑफ वाटर। पानी डाल रहे हो, नमक नहीं डाल रहे। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि अगर मैं इस टाइम डाइल्यूशन कर रही हूँ इसी सोल्यूशन की, पानी डालकर वॉल्यूम इंक्रीज कर कर, तो आपको क्या लगता है कि ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी थी, विल इट decrease, will it increase, or should it remain constant? Whatever is your answer, please raise your hand and then we will see. Yes, Ojasvi? ओके, और जसवी कहते हैं कि मैम आपने पानी बढ़ाया है, हम तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में ही देखेंगे, हमें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही देखना है ना, क्योंकि कंडक्टिविटी का मतलब तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही है। आपने पानी डालकर वॉल्यूम 10 कर दिया, 20 कर दिया, मेरा फोकस तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अभी भी मुझे 4 ही मोल्स दिखेंगे, तो मेरे हिसाब से कंडक्टिविटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। दिस इज एज पर ओजस्वी, आई एम नॉट सेइंग ही मे बी करेक्ट और ही मे बी रॉन्ग। वेरी गुड, एंड कैन यू गिव मी द आंसर व्हाई? वॉल्यूम इंक्रीज करा, ठीक है ना, तुमने फोकस 1 सेंटीमीटर क्यूब में रखा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में अब 4 ही आयंस रह जाएंगे, ये फैल नहीं जाएंगे। जब आप पानी डालते हो, मान लो नमक, आपके नमक के 4 पार्टिकल्स है, तुमने कभी नमक वाला पानी बनाया हो, तुम्हें लग रहा है नमक ज्यादा तेज है, तुम पानी डालते हो तो वो डाइल्यूट होने का मतलब आपको अब नमक उतना नहीं लगता है, तो उतना ही नमक तो उतना ही है ना जब तुमने पानी डाला, लेकिन वो नमक फैल जाता है। क्या कर जाता है? यानी कि अभी क्या हुआ है कि तुमने 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही देखा, अब तुम्हें 4 मोल्स नहीं दिखे, अब शायद तुम्हें सिर्फ कितने मोल्स दिखे? 2, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 4 मोल्स फैल गए पूरे वॉल्यूम में। यानी कि कंडक्टिविटी कांस्टेंट नहीं रहती। हमें लगेगा यही कि मैम आप पानी बढ़ा रहे हो, हमने तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही देखना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में पहले भी 4 थे, अब भी 4 रहेंगे। नहीं, अब 4 नहीं रहेंगे, क्योंकि पानी डालने से, डाइल्यूशन डालने से तुमने वॉल्यूम बढ़ाया है, इन अ वे तुमने ओवरऑल कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी है। तुमने कंसंट्रेशन, नमक निकाला नहीं है अभी भी 4, लेकिन अब वो 4 1 सेंटीमीटर क्यूब में ना रह के कितने वॉल्यूम में आ गए? टोटल वॉल्यूम में। और जब तुम्हें अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में दिखे तो तुम्हें सिर्फ कितने मोल्स दिखे? 4 थोड़ा दिखे, अब तुम्हें कितने दिखे? तो कंडक्टिविटी कांस्टेंट नहीं रहती, क्या हो जाती है? मैंने पहले ही बोला था कि मैं समझाऊंगी, हो सकता है कई बच्चों को ये बात क्लिक ना करे कि कापा क्यों डिक्रीज हो रही है, वो तो उतनी ही रहनी चाहिए। जब हमने देखना ही 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम बढ़ाने से हमारा फोकस तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ट्रू, तुम्हारा फोकस 1 सेंटीमीटर क्यूब ही है, बट कहीं ना कहीं इस बात को समझो कि अगर पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में 4 मोल्स की वजह से कंडक्टेंस थी, अब कंडक्टेंस 4 मोल्स की वजह से नहीं रह जाएगी, क्योंकि मोल्स तो 4 ही हैं, बट अब वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में थोड़ा है, अब पानी डालने से वो पूरे वॉल्यूम में फैल गए हैं। तो जब तुमने 1 सेंटीमीटर क्यूब में देखा तो तुमने देखा अब तो कंडक्टिविटी कम आ रही है, क्योंकि अब हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 4 मोल्स की जगह सिर्फ कितने ही मोल्स रह गए हों, या कितने ही रह गए हो, या कितने ही रह गए हो, या हो सकता है रह ही ना गए हो। कहने का मतलब है कि कापा डिक्रीजेस एंड डिक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। तो अगर ये बात अगर अभी भी किसी को क्लिक नहीं करती, तो आज के लेक्चर में मैं आपको बोलूंगी कि क्रैम इट, लर्न इट, मतलब जो मर्जी करो, ईट इट, इसको तो याद ही करना पड़ेगा कि कापा डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। बट पॉइंट है कि ये अगर इतना आसान है, फिर मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमेशा ना क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, हाउ डज कापा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। क्योंकि अगर क्वेश्चन ये आएगा तो मैं बच्चों को रटवा भी दूंगी कि डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो तुम लिख के आना। कई बार वो ऐसे बोल देते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो ये एक ही बात है। अगर वो आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है, या वो आपको बोलेंगे इंक्रीज इन वॉल्यूम का क्या इफेक्ट है, वो एक ही बात है। क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब है तुम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, पानी का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। आप कहोगे कि मैम हम कंसंट्रेशन तो नहीं डिक्रीज कर रहे, हमने तो नमक बाहर नहीं निकाला, बट कहीं ना कहीं पानी बढ़ने से नमक फैल रहा है ना, तो एक तरह से इंक्रीज इन वॉल्यूम का ही दूसरा नाम क्या होता है? डिक्रीज इन कंसन। तो ये तीनों में से कुछ भी आ जाए तो कापा डिक्रीज ही करेगा। अगर वो बोले व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कापा कंडक्टिविटी, तब भी आप ये बोलोगे कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेस।
और कैसे लिखोगे? पहले आप लिखोगे कि कंडक्टिविटी ड्यू टू द कंडक्टेंस ड्यू टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, बट एज यू इंक्रीज द वॉल्यूम द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेज। 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ मोल डिक्रीज कर जाएंगे। क्यों डिक्रीज करेंगे? तुमने निकालने नहीं है, बट कहीं ना कहीं पानी डालने से वो फैल रहे हैं। बट मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि हर बार क्वेश्चन डाइल्यूशन के नाम से नहीं आएगा, कभी कभी वो क्वेश्चन ऐसे भी डालेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन कंडक्टिविटी। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है ध्रुव, कि तुम क्या कर रहे हो? तुम डाइल्यूशन ही कर रहे हो। डाइल्यूशन का मतलब ही होता है, कितनी बार होता है घर में हम रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, बहुत कंसंट्रेटेड, हम पी के देखते हैं यार ज्यादा रूह अफ़ज़ा चली गई, रूह अफ़ज़ा थोड़ा निकालते हो, ढूंढ ढूंढ के रूह अफ़ज़ा निकालते हो कि पानी डाल देते हो? डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है कि उसकी कंसंट्रेशन को कम करना, बट कंसंट्रेशन कम करने के लिए जो भी चीज तुमने डाली होती है, नमक, रूह अफ़ज़ा, वो थोड़ा निकालते हो, क्या डालते हो? पानी। पानी डालने से कोई भी चीज क्या हो जाती है? डाइल्यूट। तो इस बात को समझो कि अगर आप इन वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, इन अ वे आप कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो? डिक्रीज। ये चीजें समझनी पड़ेंगी, इनका फिजिकल मीनिंग समझना पड़ेगा, तभी आपको आगे के ग्राफ समझ आएंगे जिन पे मैं आऊंगी। तो कितने बच्चों को समझ आया कि व्हाई डज कंडक्टिविटी नॉट रिमेन कांस्टेंट बट डिक्रीजेस? हालांकि कंडक्टिविटी के लिए हमने देखना सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब ही है। तो जब हमने पानी डाल दिया, डाइल्यूशन कर दी, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी क्यों कम हुई? क्योंकि पहले शायद 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयन्स थे? एक एग्जांपल ले लो हाइपोथेटिकल, कि पहले शायद 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयन्स थे? अब जैसे तुमने पानी डाला, डाइल्यूशन करी, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 4 नहीं रहे, कम हो गए, कितने रह गए? शायद 2। तो इसीलिए कापा ऑलवेज डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन का ही दूसरा नाम क्या है गुरताज? डाइल्यूशन क्या होता है? कभी घर में रूह अफ़ज़ा वाला पानी बनाया है? तो जे अगर रूह अफ़ज़ा ज्यादा पै जाए, फिर डाइल्यूट कैसे करते हो उसको? रूह अफ़ज़ा निकाल लेते हो कि पानी का वॉल्यूम बढ़ा लेते हो? जैसे जैसे उसके अंदर पानी बढ़ता रहेगा वो डाइल्यूट होती जाएगी, आपको लगेगा कि अब रूह अफ़ज़ा ठीक है। यानी कि डाइल्यूशन करने के लिए आप क्या करते हो? इंक्रीज इन, और वॉल्यूम इंक्रीज करते ही आपको रूह अफ़ज़ा कम लगने लगती है कि हाँ कम से कम है, अब शरबत कम है, तुमने शरबत निकाल ही ली है, बट कहीं ना कहीं वॉल्यूम इंक्रीज करने के साथ कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? और अगर कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रही है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में भी कम ही हो रही है, और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कम हो गई तो हमारी कंडक्टिविटी क्या हो गई? कम। अब अगर इतनी कोशिशों के बाद भी नहीं अगर क्लिक होता तो लर्न कर लेना। अब लास्ट कि ठीक है मोलर अब बताओ कि मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर क्या फर्क? अब आप कहोगे कि मैं मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन दी कि हमें उतना वॉल्यूम लेना है जब तक कि 1 मोल ना हो जाए, जब तक कि क्या ना हो जाए, यानी कि इसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं है। कंडक्टिविटी कापा में तो वॉल्यूम फिक्स था ना कि जो मर्जी हो जाए, हमने तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही देखना है, जो मर्जी हो जाए हमने तो क्या देखना है? 1 सेंटीमीटर, बट दैट वाज फॉर कंडक्टिविटी कापा। अब मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रही हूँ कि पानी डालने से मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ा। अब ध्यान से देखना, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है कि तुमने डाइल्यूशन करी, डाइल्यूशन से आयंस फैलने लगे, आयंस फैलने लगे, बट हमने तो तब तक जाते रहना जब तक हमें कितने ना मिल जाएं। यानी कि अगर मैं इसको फॉर्मूले वाइज बताऊं, एवरीबॉडी लुक एट द बोर्ड, मोलर कंडक्टिविटी क्या थी? कंडक्टिविटी, बट हमें तब तक वॉल्यूम लेना होता है जब तक कि उसके अंदर कितने ना आ जाए। अब जब तुमने डाइल्यूशन करी, वॉल्यूम बढ़ा, नंबर ऑफ आयंस घटने लगे, लेकिन कंडक्टिविटी कम होने से मोलर कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज नहीं हुई? क्योंकि वॉल्यूम इतना बढ़ गया कि उसने मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया। मैथमेटिकली पहले समझो कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कि कंडक्टिविटी इनटू दैट मच वॉल्यूम, जब तक कि उसके अंदर कितने मोल्स ना आ जाए? 1 मोल। अब तुम जब डाइल्यूशन करोगे, पानी डालोगे, तुम्हें लगेगा कि मैम कंडक्टिविटी घटेगी, अभी अभी डिस्कस करा है, तो इसको भी घटना चाहिए बिकॉज दे आर डायरेक्टली, बट मोलर कंडक्टिविटी दूसरे फैक्टर पे भी तो डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम, जो डाइल्यूशन करने से बढ़ता ही बढ़ता है। डाइल्यूशन का मतलब ही यही होता है वॉल्यूम बढ़ाना। तो वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ रहा है डाइल्यूशन के साथ कि वो मोलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। अगर किसी के दिमाग में ये अब आ रहा है कि मैम वॉल्यूम बढ़ाने से आयंस फैल नहीं रहे, फैल जाए, पर हम तो तब तक जाते रहेंगे ना जब तक कि हमें कितने मोल्स नहीं मिल जाएंगे। तो अगर हम उतने वॉल्यूम तक चले जाएंगे तो सोचो वॉल्यूम कितना बढ़ चुका होगा कि ओवरऑल वो मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ा ही देगा। और सिंपल अगर आप इसको फॉर्मूले से समझाना चाहते हो तो आप ये लिखोगे कि लैम्डा एम डिपेंड्स ऑन कापा एंड वॉल्यूम।
लैम्डा एम दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कापा एंड वॉल्यूम, कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम। विद डाइल्यूशन कापा डिक्रीजेस, एक फैक्टर डिक्रीज हो रहा है बट दूसरा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। दूसरा फैक्टर क्या हो रहा है, और वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कि वो कंडक्टिविटी के डिक्रीज होने का इम्पैक्ट इसके ऊपर डाल ही नहीं पा रहा। जब भी कोई चीज दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और एक फैक्टर बढ़ रहा हो और एक फैक्टर घट रहा हो, तो वो चीज घटेगी या बढ़ेगी वो डोमिनेंट फैक्टर पे डिपेंड करेगी कि उन दोनों में से डोमिनेंट फैक्टर क्या है। और यहाँ पर डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है, वॉल्यूम। यानी कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी उतनी नहीं घटती जितना क्या बढ़ जाता है, और वो इतना बढ़ जाता है कि वो किसको बढ़ा देता है, मोलर कंडक्टिविटी को। तो अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आज की क्लास में हम बस ये दो चीजें सीख के जाएंगे कि डाइल्यूशन मींस इंक्रीज इन वॉल्यूम और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये एक ही बात है। और डाइल्यूशन करने से कापा डिक्रीज होती है बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। क्यों? बिकॉज इट इज ड्यू टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, बट ये कापा इंटू वॉल्यूम है, ये डिक्रीज कर रहा है बट ये क्या कर रहा है, इंक्रीज। और इतना इंक्रीज हो रहा है कि ये इसको ओवरऑल क्या कर देगा, इंक्रीज। बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, तो मैं आज लिखवा भी दूंगी। आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया है ना समझ में अच्छे से? आया? चलो अब हम ना छुट्टी हो छुट्टी, पता है वहाँ लाइट नहीं है ना, मालिक सर की भी हो जाएगी, मतलब वहाँ भी नहीं रहेगी लाइट, वहाँ पे टेस्ट है। फिर यहाँ पे ही पढ़ लो आज। ये भी पढ़ लेंगे मैम, एक और घंटा पढ़ा दो। पढ़ा दो 1 घंटा? यस मैम। यार तुम्हें मैंने क्या प्रॉमिस लिया था? ईशान प्लीज मत बुलवाओ उनको। ईशान लुक हियर। परम आज ध्यान नहीं लग रहा क्लास में, कल तो बड़ा कह रहे थे मैम मजा आ गया, समझ आ गया, आज नहीं समझ आया ना? क्या समझ आया कि कापा बढ़ेगी या घटेगी? वेरी गुड। एंड मोलर कंडक्टिविटी? चलो अब हम ना ऐसे नहीं कि इन्होंने बोल दिया तो मान लेते हैं, हम ना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि सच में ऐसा हो भी रहा है। आकाश तू ना दफा हो जा, या तो तू आता नहीं या तो बोलता रहता है, इधर देख अब प्लीज देख। अब हम ना इनकी बात मानते नहीं, हम ना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, सच में उन्होंने एक नमक का सोल्यूशन बनाया और उन्होंने ना पानी डाल डाल के वॉल्यूम बढ़ा के मोलर कंडक्टिविटी का इफेक्ट देखा कि सच में ये बढ़ रही है कि घट रही है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या देखा, ध्यान से देखना, एक ग्राफ बना रही हूं। उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे आप जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हो, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, रूट सी। अब रूट, हाँ बता रही उल्टा क्यों है, वेरी गुड क्वेश्चन, कि हम पीछे की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम ग्राफ बनाने के लिए आगे की तरफ जाते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे ना मैंने एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन लिया है। क्या लिया है? जब आप डाइल्यूशन करते हो, मतलब मैं तो चीज बढ़ा ही रही हूँ, मैं तो पानी डाल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, धीरे धीरे पानी बढ़ा रही हूँ, वॉल्यूम बढ़ रहा है। बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन घटती है, यानी कि मैं बढ़ा ही रही हूँ वॉल्यूम, मैं अपनी तरफ से आगे ही जा रही हूँ, बट क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम नहीं है, क्या है, कंसंट्रेशन, तो वॉल्यूम बढ़ाने से मैं पीछे की तरफ ही जाऊंगी। यानी कि आपने करना क्या है, एक्स एक्सिस पे लिखना कंसंट्रेशन है, लेकिन इसको ऐसे मानना है कि मैं पीछे क्यों जा रही हूँ, नॉर्मली तो मैं आगे जाना चाहिए। आप अपनी तरफ से डाइल्यूशन ही कर रहे हो, आप पानी बढ़ा रहे हो, लेकिन पानी बढ़ाने से कंसंट्रेशन कम होती है। तो हमने क्या देखा था कि पानी बढ़ाने से, डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, वही हुआ। देखो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ने लगी। आप कहोगे कि घट रही है, मैं कहूंगी ऐसे मत देखो, मैं कहूंगी ऐसे देखो, पीछे जाते हुए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। पीछे जाने का मतलब है कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब है कि आप धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो और इस पॉइंट पे तो वॉल्यूम इनफाइनाइट हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज कर, मनन सुन ले, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, है ना, ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए थी। बट एक ना डी बाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी, डी बाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। उसने कहा था कि अगर आप लैम्डा एम का रूट सी के साथ ग्राफ बनाते हो तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है। ये इक्वेशन होती है कि अगर आप वाई एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी रखते हो, ये चेक करने के लिए कि ये बढ़ रही है या घट रही है, और एक्स एक्सिस पे सी ना लेकर रूट सी लेते हो, तो ये एक
वाई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है, तभी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा अगर तुम एक्स एक्सिस पे रूट सी लोगे। अगर तुम सी लेते तब भी बढ़ती, बट ऐसे ऐसे भी बढ़ सकती थी, एक्सपोनेंशियली भी बढ़ सकती थी। लेकिन उन्होंने कहा, डी बाय हक्कल ओनसागर इक्वेशन ने बोला कि अगर आप लैम्डा एम की कंसंट्रेशन के साथ, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम या डाइल्यूशन होता है, अगर आप मोलर कंडक्टिविटी का इफेक्ट देखना चाहते हो कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन घट रही है, मतलब इंटरनली तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है? बढ़ ही नहीं रही, बल्कि लीनियरली बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? तुम कहोगे कि मैम लीनियरली बढ़ रही है, अगर आप रूट सी ना लेते एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती। लीनियरली बढ़ने का क्या फायदा होता है? जब भी कोई चीज लाइन होती है ना, लाइन की फॉर्म में होती है, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। लाइन के ग्राफ का ये फायदा होता है कि आप उसको पीछे की तरफ लेके जा सकते हो, क्योंकि लाइन का बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होता है। लाइन का बिहेवियर क्या होता है? अगर ये ग्राफ मान लो ऐसा आता, तो मुझे नहीं पता कि वो ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा। जब आपने लैम्डा एम का इफेक्ट रूट सी के करेस्पॉन्डिंग बनाया, तो ना सिर्फ जो हमने सोचा था कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए वही सी चीज सामने आई, सच में मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, बल्कि लीनियरली बढ़ रही थी। अब साइंटिस्ट ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम ना इस ग्राफ को ना पीछे ले जाते हैं, और इस पॉइंट पर जब वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाता है, जिसको जीरो कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन बोलते हैं, जो प्रैक्टिकली हम बना नहीं सकते, उस पे भी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल लेंगे। आई अगेन रिपीट, अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक नमक का सोल्यूशन बनाओ और इसका डाइल्यूशन करते रहो, जैसे जैसे तुम पानी डालते रहोगे इसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। अब मैं तुम्हें कहूं कि तुम इसका ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दो, तुम कहोगे कि मैम क्या बात कर रहे हो, इनफाइनाइट कैसे करें? ये वैल्यू तो हम प्रैक्टिकली निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि क्या किसी सोल्यूशन के वॉल्यूम को इनफाइनाइट करना पॉसिबल है? नहीं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि तुम एक काम करो, जो चीज तुम प्रैक्टिकली नहीं फाइंड कर सकते लैम्डा एम इन्फिनिटी, वो मत फाइंड आउट करो। जो वैल्यूज तुम प्रैक्टिकली निकाल सकते हो वो निकाल के ग्राफ बना लो, फिर उसको पीछे की तरफ ले जाना, क्योंकि लाइन तो पता है कि वैसे ही जाएगी। मतलब अगर तुम सच में ये वैल्यू फाइंड आउट कर भी सकते तो यही वैल्यू ही आती, क्योंकि लाइन तो ऐसे ही जाती है ना। तो यानी कि द मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन विद डाइल्यूशन वाज इंक्रीजिंग विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा था वो बढ़ ही रही थी, है ना। और एक टाइम आया जब वॉल्यूम कितना हो गया? इनफाइनाइट। और उस टाइम पे जो मोलर कंडक्टिविटी आती है उसको किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा एम एट जीरो कंसंट्रेशन या लैम्डा एम एट इनफाइनाइट वॉल्यूम, जो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? लिमिटिंग, क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है। एंड कैन दिस वैल्यू बी प्रैक्टिकली फाउंड? क्या ये वैल्यू लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू मैं प्रैक्टिकली निकाल सकती हूँ? नहीं निकाल सकती, क्योंकि किसी भी सोल्यूशन का वॉल्यूम इनफाइनाइट नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ग्राफ का ना एक फायदा हो गया, आप जो जो वैल्यूज लैम्डा एम की निकाल सकते हो उनको निकाल के लाइन बना लो। क्या बना लो? फिर उस लाइन को पीछे की तरफ खींचते जाना खींचते जाना खींचते जाना। जिस पॉइंट पर वो जीरो के सामने कट करेगी, वो वैल्यू हमें लैम्डा एम कौन सी वैल्यू देगी? जीरो कंसंट्रेशन वाली वैल्यू। यानी कि अगर सच में अगर हम सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को क्या कर दें, जो हम कर नहीं सकते, बट अगर हम वॉल्यूम क्या कर दें? इनफाइनाइट, उस वक्त ये सोल्यूशन जो वैल्यू देता, जो मैक्सिमम वैल्यू होती, क्या होती? मैक्सिमम वैल्यू। हमने ग्राफिकली फाइंड आउट कर ली, इसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, यहाँ पे आ रही है वाई इंटरसेप्ट पे। तो आई अगेन रिपीट, हम कर ये रहे थे कि मोलर कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के साथ क्या इफेक्ट है, और हम थोड़ी देर पहले इस कंक्लूजन पे निकले थे कि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। और हमें मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती, आगे की तरफ मत देखो, अगर आप आगे की तरफ देखोगे आपको लगेगा घट रही है, बट वो तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ घट रही है ना। हमने किसके साथ देखना है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। हमने कंसंट्रेशन डिक्रीज के साथ क्यों देखना है? क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब ही यही होता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। बट फिर हमने मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ सी के साथ क्यों नहीं बनाया, बल्कि किसके साथ बनाया? क्योंकि एक डी बाय ओनसागर नाम के साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दी थी जो कहता है कि लैम्डा एम का वेरिएशन अगर रूट सी के साथ देखा जाए, सी के साथ नहीं, किसके साथ देखा जाए, तो वो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती नहीं है बल्कि स्ट्रेट लाइन में बढ़ती है। किस में बढ़ती है? और स्ट्रेट लाइन में बढ़ने से क्या फायदा होता है कि लाइन एक बार बन गई फिर तो वो पीछे वैसे ही जाएगी। तो कैन इट बी एक्स्ट्रापोलेटेड? क्या हम उसको अपनी मर्जी से पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं? यस। और करते 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 हम एक वो पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जो मोलर कंडक्टिविटी किसके करेस्पॉन्डिंग होगी?
जीरो कंसन या इनफाइनाइट वॉल्यूम, जिसको हम प्रैक्टिकली तो कभी निकाल नहीं सकते, क्योंकि खुद सोच के देखो कि क्या कभी किसी सोल्यूशन के वॉल्यूम को इनफाइनाइट किया जा सकता है? इट इज लाइक आप एक अटलांटिक ओशन में जाओ, नमक डालो, अब इतना इनफाइनाइट वॉल्यूम में अगर तुम नमक डालोगे, ऐसे सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो? नहीं। बट साइंटिस्ट ने कहा कि वी हैव एन ऑप्शन फॉर एवरीथिंग, हम ग्राफ से निकाल लेंगे, हम ग्राफ को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते जाएंगे और जिस वाई एक्सिस पर हमें मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जीरो के सामने मिलेगी वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि जब तुमने वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दिया है उसके बाद वो और क्या मोलर कंडक्टिविटी दे सकती है? मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये ग्राफ का फायदा था। कितने बच्चों को समझ आया कि कंडक्टिविटी क्या करती है? मोलर कंडक्टिविटी क्या करती है? कब इंक्रीज करती है? इंक्रीज इन वॉल्यूम। बट हम ग्राफ में वॉल्यूम ना बना के कंसंट्रेशन बनाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने का मतलब होता है ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन का घटना। तो पीछे जब हम जा रहे हैं तो उसको ऐसे विजुअलाइज करो, पीछे इसीलिए जा रहे हैं, कंसंट्रेशन घट रही है बट वॉल्यूम क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। तो हम डाइल्यूशन ही कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से डाइल्यूशन कर रहे हैं, पर फिर भी हमें ऐसे क्यों नजर आ रहा है कि हम पीछे जा रहे हैं? क्योंकि डाइल्यूशन में वॉल्यूम बढ़ता है बट कंसंट्रेशन घटते 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 कितना हो जाता है? तो जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब जीरो नहीं है, जीरो का मतलब है कि तुम वॉल्यूम कितना कर चुके हो, और हम डाइल्यूशन की तरफ ही अप्रोच कर रहे हैं। तो कभी भी अगर मन में ये आए कि मैम ग्राफ में नॉर्मली तो हम आगे जाते हैं, इस केस में हम पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ाना होता है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में वॉल्यूम नहीं है, क्या है? कंसन। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमें कंसंट्रेशन घटती हुई नजर आएगी, और उस कंसंट्रेशन के घटते हुए हमें लैम्डा एम ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, यानी कि लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ ही रही है। तो जो हमने इंट्यूशन या जो हमने थ्योरेटिकली सोचा था कि मोलर कंडक्टिविटी शुड इंक्रीज, वो इंक्रीज ही हो रही है। एंड why we have drawn the graph last मनन of lambda with root c? अगर हमने कंसंट्रेशन के साथ उसका इफेक्ट देखना था, तेरे से पूछ रही हूँ, फिर हम सी के साथ भी तो ग्राफ बना सकते थे, हमने रूट सी के साथ ही क्यों ग्राफ बनाया? क्योंकि जब हम रूट सी के साथ लैम्डा एम का ग्राफ बनाते हैं, लैम्डा एम को वाई एक्सिस में लेते हैं और रूट सी को किस में लेते हैं? तो वो कौन सी इक्वेशन को फॉलो करती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस। तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स नहीं है वो शायद फॉलो ना करें, बट जिन्होंने मैथ्स कर रखा है दे नो दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इट इज अ, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तब भी बन रही थी अगर वो y एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी ले रहे थे और x एक्सिस पे c ना लेके क्या ले रहे थे? रूट सी। पूरी x एक्सिस पे क्या ले रहे थे? रूट सी। वो तो करते 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 जीरो हो गई ना, सारी पॉइंट्स पे थोड़ा कंसंट्रेशन जीरो है। मैं ये कह रही हूँ कि एक्स एक्सिस पे हमने सी ना लेकर क्या लेना है? रूट सी। और हम पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं? हम नहीं पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम तो पानी डाइल्यूशन ही कर रहे हैं, हम तो वॉल्यूम बढ़ा ही रहे हैं, बट क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन क्या कर जाती है, तो हमें ऐसे लग रहा है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। पीछे मतलब जा तो पीछे की तरफ ही रहे हैं, बट हम कर डाइल्यूशन ही रहे हैं। और कंसंट्रेशन घटने से यानी कि वॉल्यूम बढ़ने से यानी कि डाइल्यूशन होने से क्या मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है? यस, बढ़ रही है। ना सिर्फ बढ़ रही है बल्कि कैसे बढ़ रही है? इन अ स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रेट लाइन? कि जहां तक हमारे पास ग्राफ है उसके बाद हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, और तब तक एक्सटेंड करते रहेंगे जब तक कि वो वाई एक्सिस को कट ना कर दे, क्योंकि वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे उसने कट कर दिया हमें वो मोलर कंडक्टिविटी मिल गई एट जीरो कंसंट्रेशन, जो कि हम प्रैक्टिकली नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि जीरो कंसंट्रेशन करने के लिए हमें वॉल्यूम क्या करना पड़ता है? इनफाइनाइट, which is not practically possible. So the advantage of variation of molar conductivity with root c, which is a straight line, is that we can find which molar conductivity, Tanveer, we can find which molar conductivity? lambda m नॉट। नॉट मतलब वो जीरो कंसंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग है, या इसका दूसरा सिंबल क्या होता है? लैम्डा एम इंफिनिटी, क्योंकि जीरो कंसंट्रेशन मतलब वॉल्यूम क्या हो चुका है? इनफाई। और इस टर्म को बोलते क्या है? कौन सी मोलर कंडक्टिविटी? लिमिटिंग मोलर conductivity, which is the maximum value which cannot be found practically but yes graphically. yes, मैं वहाँ रूट सी को एक्स लिख दिया, x axis को सी लिख दिया। हाँ, रूट सी को x, दोबारा रूट सी लिख के फिर ऊपर एक्स लिख के एक्स तो कॉमन आ जाएगा, m + 1 हो जाएगा। नहीं, मैंने रूट सी को x इसीलिए लिया है क्योंकि x एक्सिस पे मैं रूट सी ले रही हूँ और y
ये वहां पर जो लैम्डा 1 2 3 रामायण खत्म होगी, यही तो बोल रही हूँ कि सी लेते तो वेरिएशन आती तो इंक्रीज करते हुई, पर ग्राफ एक्सपोनेंशियल भी बन सकता था, स्ट्रेट लाइन ना बनता। हमें हमारा जो इंटरेस्ट था वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आने में क्यों था, ताकि अगर स्ट्रेट लाइन आएगी तो स्ट्रेट लाइन हम प्रिडिक्ट करते हैं कि वो पीछे भी तो वैसे ही जाएगी ना, लाइन तो लाइन होती है, लाइन थोड़ा अपना रास्ता बदलती है, तो फिर हम ये वैल्यू फाइंड कर पाए। कौन सी वैल्यू? हाँ हाँ बहुत सारे, उसमें समझ आ जाएगा। समझ आ रहा है कि ओवर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे बस एक पॉइंट बता के कंक्लूड करूंगी। ये जो ग्राफ है ना, मोलर कंडक्टिविटी विद रूट सी, जो स्ट्रेट लाइन आया, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऐसा आया। यू नो, दो तरह के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग NaCl, उनके केस में तो ग्राफ ऐसा आया, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट थे ना CH3COH, वीक वीक, उनके लिए जब हमने ग्राफ प्लॉट किया लैम्डा m का रूट सी के साथ, तो ग्राफ ऐसा आया। यानी कि जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ तो रही है, बट स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ रही। उसका कारण सुनो। वीक इलेक्ट्रोलाइट पता है क्या होते हैं आकाश? वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो कम पानी में ना थोड़े से आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे 60%, तो मोलर कंडक्टिविटी कम होती है। सुनो, वीक इलेक्ट्रोलाइट जब वॉल्यूम कम होता है, पानी कम होता है, तो वो थोड़ा ही आयंस में टूटते हैं। तो जैसे ही आप डाइल्यूशन करते हो मनन, वो टूट जाता हाँ वो एकदम से इतने ज्यादा टूटते हैं कि एकदम से, हाँ उनका वेरिएशन स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आता, इस बात को समझो। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक इंटेलिजेंट और एक वीक। इंटेलिजेंट जो रोज दो घंटे पढ़ते हैं, तो उनको एग्जाम से एक दिन पहले भी 2 घंटे ही पढ़ना पड़ता है ना। नालायक आकाश पहले तो पढ़ा नहीं, फिर एक दिन धीरे धीरे नहीं, पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, फिर रात एक एग्जाम से एक दिन पहले इतना पढ़ गया, है ना। तो ऐसे वीक है। वीक पहले तो मोलर कंडक्टिविटी दे ही नहीं रहे थे, क्योंकि पानी कम था, कम पानी में वो कम डिसोशिएट हो रहे थे, ओनली 60%। जैसे ही तुमने पानी डाला, डाइल्यूशन करी, वो एकदम से 60% की जगह 90% ब्रेक हो गए, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी, बट एकदम से बढ़ी। तो अब ये तो लोचा हो गया क्या, कि क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की, देखो तुम्हारे जैसे वर्ड्स बोलते तो कितनी खुशी होती है ना तुम्हें। तो यानी कि अब क्या प्रॉब्लम हुई, सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड, कि मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बढ़ती तो है, बट ये तो स्ट्रेट लाइन में बढ़ ही नहीं सकती, चाहे तुम सी के साथ ग्राफ बनाओ, चाहे तुम रूट सी के साथ ग्राफ बनाओ, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसे है कि कम पानी में वो थोड़ा सा डिसोशिएट होते हैं, और जैसे तुम डाइल्यूशन करने के लिए पानी डालते हो वो एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं। तो पहले तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती नहीं, और जब बढ़ती है तो एकदम से बढ़ जाती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बैकवर्ड, हम इसको पीछे की तरफ लेकर, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा m नॉट की वैल्यू ना तो प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, ना ही ग्राफिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हम तो साइंटिस्ट हैं, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे थ्रू कोलराश लॉ। तो कल का टॉपिक क्या होगा? नहीं कर सकते ना ग्राफ, क्योंकि जब कोई ग्राफ एक्सपोनेंट होता है तो एक्सपोनेंट 0.1 की पावर में भी इंक्रीज हो सकता है, 0.2 की पावर में भी इंक्रीज हो सकता है। तुझे कैसे पता कि अगर तू एक्सपोनेंट ऐसे लेके जा रहा है, उसने ऐसे ही जाना था, हो सकता है उसने वैसे जाना हो। समझ आई मेरी बात, कि मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन बढ़ तो रही है, वो तो हमारा अभी तक सेम ही चल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज ही कर रही है, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ कैसे इंक्रीज कर रही थी? लीनियरली। सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स का इस बार CBSE 2026 में आया था, एंड यू वॉन्ट बिलीव, जैसे मैं आपको जिस शिद्दत से मैं पढ़ा रही हूँ उसी शिद्दत से लिखवाऊंगी, उसी शिद्दत से टेस्ट में डालूंगी, फिर भी एक इंटेलिजेंट लड़की जिसके पास, मेरे पास है स्कैंड कॉपी, आप देख सकते हो, क्योंकि कल को आप बोलोगे मैम हवा में बातें करें, मैंने उसको बोला था कि तुम मुझे स्क्रीनशॉट भेज, उसने यही क्वेश्चन जिस वे में मैंने लिखवाया है उसी वे में लिखने के बाद भी देखो एग्जामिनर ने उसके नंबर काटे हुए हैं, किस किस पॉइंट पे काटे हुए हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगी। अभी तो तुम्हें मजाक लग रही है ना, मैं सेम क्वेश्चन में बस व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट पड़ा है। हर्षिल नाम की लड़की है, 95% 10th, और जब उसके मार्क्स 77 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में इस बार, तो उसने पेपर निकलवाया।
मेरे को ना सच्ची इतना गुस्सा आता है ना, मैं रोज कंट्रोल, जब मैं अपनी वीडियो देखती हूँ मैं गंदी गंदी शक्लें बना रही हूँ तो डांट के मैं नहीं डांटूंगी, लेकिन तुम फिर मुझे तंग करते हो। क्या बोल रहे हो ये दोनों यार वी आर बीइंग रिकॉर्ड, मतलब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर, तो उसमें हमें प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि इतनी शिद्दत के बाद भी ना टीचर्स आर जस्ट फाइंडिंग द वेज टू डिडक्ट योर मार्क्स। उसने बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ बनाया है, आई कैन इवन शो यू। मेरे पास अगर मैं यहाँ पे वो प्रोजेक्टर होता, मेरा व्हाट्सएप चल जाता, तो मैं तो उसकी स्क्रीनशॉट भी, व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है ना, आज इंस्टॉल करके जाइयो, क्योंकि कई बार व्हाट्सएप ओपन करके आपको दिखाना हो तो मैं पहले जब आपको ये पूरा करवा दूंगी ना, फिर उसका आंसर दिखाऊंगी कि इतना वेल लिखने के बाद भी टीचर 0.5 मार्क्स, कहीं से 0.1 मार्क्स काट रहे हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कटना तो उसको ध्यान से सुनो। तो आज हमने क्या पढ़ा? दो डाइल्यूशन एंड सॉरी कंडक्टिविटी एंड डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी क्या हुई? बढ़ी, घटी के सेम रही? घटी। 1 सेंटीमीटर क्यूब वाली कंडक्टिविटी क्या कर रही थी? घट रही थी। हमें लग रहा था सेम रहेगी, बट डाइल्यूशन करने से आयंस फैल गए। अगर पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस थे? 4, अब शायद कितने रह गए? तो हमने ये बात रट ली कि कंडक्टिविटी तो डिक्रीज ही होती है। क्या होती है? 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, आता ही आता है, इतनी बार सैंपल पेपर में आया। तो अगर नहीं भी समझा, रट लेना कि कापा डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। फिर हमने देखा कि मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं लेना होता, तब तक वॉल्यूम लेना होता है जब तक कि कितने मोल्स ना आ जाए? 1 मोल। तो जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो, आयन फैल भी रहे हैं, बट आपको तो वॉल्यूम पूरा लेना ही पड़ेगा ना, जब तक कि कितने मोल्स ना आ जाए? 1 मोल। और अगर ये भी बात समझ नहीं आती तो फॉर्मूला ही देख लो कि लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है? कापा इंटू वॉल्यूम। कापा इंटू कापा घट रहा है ना, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है डाइल्यूशन करने से, और वो इतना बढ़ रहा है कि वो ओवरऑल लैम्डा एम को बढ़ा देता है। और ये हमने ऐसा ही नहीं, ग्राफिकली भी यही पाया कि लैम्डा एम बढ़ रहा है। पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, बट एक्स एक्सिस में वॉल्यूम ना होकर क्या ले रहे हैं? कंसन। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर कंसंट्रेशन घटती है। तो कंसंट्रेशन घटने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ घटा रहे हैं, हम तो बढ़ा ही रहे हैं वॉल्यूम, बट क्योंकि बस ऐसा ही है तो ऐसा ही करना है। क्या मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी कंसंट्रेशन घटने के साथ बढ़ी, कि रूट सी कंसंट्रेशन के साथ बढ़ी? रूट सी के साथ लेने का क्या कारण था? ताकि वेरिएशन लीनियर आए। वेरिएशन कैसी आए? लीनियर आने का क्या फायदा होता है? हम ग्राफ को पीछे की तरफ एक्सटेंड, थ्योरेटिकल को टॉपिक आया था, पूरा लड़की ने ऐसे ग्राफ बनाकर, लाइन बनाकर उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके, बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक आया था, सिंपल क्वेश्चन। इस बार का पेपर आसान होने के बावजूद भी बच्चों के नंबर क्यों नहीं आए? क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेशन पे नहीं ध्यान दोगे, लिखने पे नहीं ध्यान दोगे, कीवर्ड्स पे नहीं ध्यान दोगे, तो टीचर आपकी भावनाएं नहीं समझने वाले। वहां पे आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे। तो कैसा वेरिएशन आया? लीनियर। सो इट कैन बी एक्सटेंडेड बैकवर्ड। क्यों बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं? ताकि हमें पे वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट मिल जाए? करेस्पॉन्डिंग टू 0 पे जो लैम्डा एम आएगी वो कौन सी लैम्डा एम होगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव, जिसका सिंबल क्या होता है? लैम्डा एम नॉट, क्योंकि वो 0 कंसंट्रेशन पर ही है। और तनवीर, लैम्डा एम नॉट का दूसरा सिंबल क्या था? लैम्डा एम इंफिनिटी, क्योंकि जब वॉल्यूम इनफाइनाइट होगा तभी कंसंट्रेशन क्या होगी? 0। बट हम बड़े खुश हो रहे थे कि ठीक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लेकिन खुशी की बात नहीं है। क्यों? जब आए वीक तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, वो कैसा आया? एक्सपो विच कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बैकवर्ड, क्योंकि हमें नहीं पता कि पीछे वो ई की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, उसको मैं ऐसे लेके जाऊं। तो प्रॉब्लम क्या आई कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की 0 कंसंट्रेशन के करेस्पॉन्डिंग लैम्डा एम नॉट, जो प्रैक्टिकली नहीं निकाली जा सकती, अब हम उसको ग्राफिकली भी, लेकिन साइंटिस्ट हार नहीं मानते, उन्होंने एक लॉ निकाला, कोलराश लॉ, जिसकी मदद से हम लैम्डा एम नॉट निकालेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा कि व्हाट इज कोलराश लॉ एंड हाउ इट हेल्प अस टू फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड और विच कैन नॉट बी फाउंड ग्राफिकली। तो वो चाहे हम परसों करें, अभी इसका लिखवाएंगे, इसको और समझेंगे, मतलब कल का दिन हो सकता है अभी हम इसकी डिस्कशन और करें, हम इसको लिखवाएं, इस चीज को याद करें, बट एक बेस तो क्लियर हो गया ना। आज का टॉपिक समझ आया है? नहीं समझ आया तो कल जब हम लिखवाएंगे आप घर जाके उसको रीड करोगे तो और समझ आएगा। पेपर से एक दिन पहले पढ़ोगे, क्योंकि कई चीजें आपको वन टाइम नहीं समझ आती।
नहीं, कोलराज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक प्रोवाइडेड किसे वीक का, हाँ वीक का तो सी भी ले सकते हैं रूट से। वो तो मैं एक एग्जांपल दे रही थी कि वीक का वेरिएशन तो चाहे आप सी के साथ ले लो चाहे रूट सी के साथ ले लो, वो ग्राफिक एक्सपोनेंशियल ही आता है। टाइम क्या है अभी 53 है, थोड़ा सा लिखना, इसको छोड़ने जाना है। लिखना लिखो, हेडिंग बनाओ। नहीं मैम कॉपी बंद हो गया। कोई ना, बंद तो बंद, नहीं मैम वो हेडिंग डालो प्लीज। वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम variation of variation of क्या लिखी है हेडिंग? वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी यानी कि कापा एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम विद डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है? इंक्रीज इन वॉल्यूम और डिक्रीज इन, ये दोनों ही एक ही मतलब है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन घट ही जाएगी। तो दिस इज अ वेरी tough topic for many, but I've really tried my best to put these things in your mind. So it is at my home now. कल ले आऊंगी, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले 5 मिनट पढ़े है ना अभी। कंडक्टिविटी क्या होता है? Conductivity, that is kappa, is the conductance of unit volume of the solution that is due to 1 centimeter cube। जब भी आपको कापा की जिक्र हो तो आपके दिमाग में 1 सेंटीमीटर क्यूब घूमना चाहिए, तभी मेरे लेक्चर्स का सक्सेस है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में कापा को देख के 1/ρ याद आ जाएगा लेकिन उसका फिजिकल मीनिंग ही याद नहीं आएगा। पता है क्या, फिजिकल मीनिंग चीजों के याद करने से पेपर जितना मर्जी कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ जाए आप मार नहीं खाओगे। आपको क्वेश्चन जैसे मर्जी घुमा के दे देंगे, आपको पता होगा कि मेरा फोकस 1 सेंटीमीटर क्यूब ही है, वो बढ़ रही है कि घट रही है आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी चीजों की, आप सिर्फ जितना रोट लर्निंग करके जाओगे उसके बेस पे करोगे तो नंबर नहीं आएंगे। तो दैट इज वाई मैं आई कीप ऑन सेइंग कि आप फोकस उस पर करो कि अगर कंडक्टिविटी की बात हुई है तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। विद डाइल्यूशन, अब जैसे आपने डाइल्यूशन करी, कैसे डाइल्यूशन करते हैं? दैट इज इंक्रीज इन वॉल्यूम और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। kappa decreases
because number of ions, मैम टाइम हो गया। हाँ बस यही लिखवा, एक लास्ट लाइन ही लिख, तुमसे ज्यादा मेरे को टेंशन है, मेरा अगला बैच है, मैं टाइम पे ही छोड़ूंगी। बिकॉज नंबर ऑफ आयंस, तो छुट्टी नहीं होगी अब। अच्छा मैथ्स का, नंबर ऑफ आयंस कैरिंग करंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब of solution decreases तो घूमने लगते हैं, मूवी देखने चलते हैं, शो देखते हैं। कोई ना नहीं राइटिंग से नहीं है, 7:30 बजे का शो चलते हैं, 7:30 बजे शो है, चलते हैं आप। नहीं हम एक 10 मिनट का शो है, हर रोज शो है। मैम वाले मूवी दिखाने के लिए आप बिलीव नहीं करोगे, इतना पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, इसका क्वेश्चन बना के लिखना है तो लिख लो कि ये जो मैंने व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन, कितनी बार देखा है मैंने ये क्वेश्चन, आई कांट इवन टेल यू द नंबर ऑफ टाइम्स। ये जो मैंने पैराग्राफ ही लिखवाया है ना कि डाइल्यूशन करने से कापा डिक्रीज हो रही है, ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने सैंपल पेपर में कितनी बार आते हुए देखा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, और कभी मैं सोचती भी थी कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेस है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब की क्लैरिटी होगी तभी आप आगे समझ पाओगे। तो क्यों डिक्रीज हो रही है, लाइन देखा मैंने कैसे लिखवाई है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस ही कम हो गए। अगर 1 सेंटीमीटर नंबर आयंस कम हो जाएंगे कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से साथ, तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस पहले 4 थे अब कितने रह गए। तो वो एग्जाम्पल नहीं देना कि पहले 4 थे अब 2 रह गए, सिंपल लिखो कि नंबर ऑफ आयंस जो 1 सेंटीमीटर क्यूब में थे वही क्या कर गए, और तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा होगा कि 4 थे अब कितने रह गए, शायद 2। समझ आया? अब दिखाना टाइम में हो गया पूरा 9। कल मैं लिखवाऊंगी, खुद लिखवाऊंगी, ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कोई होमवर्क नहीं है आज का, बट जो कल वाला होमवर्क है वो कंटिन्यूड है। कल वाला होमवर्क क्या था? वो जो रेजिस्टिविटी लैम्डा एम वाले न्यूमेरिकल्स करवाए थे कल, G/G* वाले, वो 9 क्वेश्चन दिए थे ना ग्रुप में, किसी ने कर। अच्छा कोई बच्चा है जिसको असाइनमेंट ना मिली हो बायोमोलिक्यूल्स की? आकाश असाइनमेंट नहीं ली तुमने? सबको मिल गई? Everybody has got? और मतलब वॉल्यूम बढ़ाने का दूसरा मतलब क्या है? कंसंट्रेशन घटाना। मानिए ये बंद हो गया।